एंड वेलकम गाइज आपके अपने चैनल ग्रो विद मौर्य अमित में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स को करने वाले हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे 4 टॉपिक को जोड़ के बनाया गया, तो इसलिए हम इसको 2 भागों में करने वाले। पार्ट 1 आज करेंगे, पार्ट 1 कल करेंगे। तो तरंग प्रकाशिकी में क्या है, पार्ट 1। तो पार्ट 1 में सबसे पहले हम सीखेंगे, देखो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम तो है नहीं क्योंकि 18 दिन में करना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर करना ना। तो पहला इसमें क्या आता है, जो हाइगेंस का सिद्धांत का, हाइगेंस के सिद्धांत से आपको क्या करना है, अपवर्तन की व्याख्या। क्या करना है, अपवर्तन की व्याख्या करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका चित्र ड्रा करेंगे। तो ये देखो, यहां से एक किरण आई, दूसरी किरण ऐसे आई, तो यहाँ पे क्या होता है, एक समतल तरंगाग्र को हम आता है, समतल तरंगाग्र यहाँ से आ रहा हो, एक समतल तरंगाग्र यहाँ से आ रहा हो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से रेखा निकलेगी, इसको नाम दे देते हैं जेड, जेड डैश, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम ए डैश। तो ये क्या होगा, जब ऐसे आई है किरण तो ये ऐसे निकल जाएगी अपवर्तन के पश्चात, थोड़ा सा झुकती हुई ऐसे, और ये वाली किरण यहाँ से ऐसे निकल जाएगी ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम इस पॉइंट पे होंगे तो ये हमारा बी होगा, तो क्या होगा, तरंगाग्र चलती 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 ऐसे आएगी, चलते 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 चलते, तो यहाँ पे जब आ जाएगी तो यहाँ पे कहीं पे आएगी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक क्या ड्रा करेंगे, एक गोलीय, देखो यहाँ पे टकराएंगे पॉइंट्स, तो यहाँ पे क्या होगी, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होंगी, और गोली द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होंगी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चॉप ड्रा करेंगे, और उस पर क्या करेंगे, एक हम ए डैश और बी डैश, इस पर रेखा खींचते, ए डैश बी डैश, और यहाँ पे हम डाल देते हैं लंब, ये हमारे लंब। अब देखो, ये हमारा कोण क्या है, आई, ये हमारा कोण क्या है, आर है, ये हमारा कोण क्या है, आर, और ये हमारा कोण क्या है, ये आई, ये आई, ये आर, ये आर। बस इतना लिखना है। अब लिखेंगे क्या, देखो अब मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, मैं बता देता हूँ लिखना क्या। माना जेड जेड डैश क्या है, एक अपवर्तक पृष्ठ है, माना जेड जेड डैश क्या है, एक अपवर्तक पृष्ठ है, जिस पर ए बी एक समतल तरंगाग्र आ रही है, इस जिस पर एक ए बी समतल तरंगाग्र तिरछा पड़ती है, जिसका आपतन कोण कितना है, आई है, ठीक है। अब क्या है, इसमें 2 मीडियम, एक ऊपर है एक नीचे, तो ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2। तो क्या लिखेंगे कि माध्यम 1 में, माध्यम 1 में तरंग की चाल v1 है, और माध्यम 2 में तरंग की चाल v2 है। तो देखो, अगर ये तरंगाग्र, देखो ये पॉइंट तो यही है, b को a डैश तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, मान लेते हैं, माना तरंगाग्र के बिंदु B को अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु A डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। यहां से इसको यहां तक पहुंचने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगता है, t। तो अगर ये यहां से यहां तक जाने में t समय लेता है, और चाल क्या है, v1, यहाँ पे चाल क्या है, v1, समय लगा t, दूरी कितनी है, ba डैश, तो ba डैश बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो यहाँ से आ गया पहला इक्वेशन, ba डैश बराबर v1 t। देखो बिंदु ए डैश तक पहुंचने में, ये वाला पॉइंट यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, बी ए डैश
तो टी समय ले रहा है, तो बी ए डैश क्या हो जाएगा v1t, क्योंकि ये दूरी हो गई, ये चाल हो गई, ये समय हो गया। अब देखो, अब जैसे ये पॉइंट यहाँ पे आएंगे तो ए डैश परावर्तक पर ए और ए डैश के बिंदु आपस में टकराएंगे। ए और ए डैश के बिंदु क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। हाइगेंस का सिद्धांत से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होंगी तो यहाँ पे सबसे पहले किस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ए लिखेंगे द्वितीयक तरंगिकाएं सबसे पहले, और द्वितीय कौन सी होंगी, गोलीय तरंगिकाएं सबसे पहले ए से चलती हैं। अगर ए से चलती हैं तो बताओ ए से बी डैश तक अब लिख सकते हैं, ए बी डैश को त्रिज्या मानकर ए से एक चाप खींचा। अब हमने क्या किया है, ये वाला चाप खींचा, इससे ए डैश बी डैश एक स्पर्श रेखा खींची। अब जब हमने खींचा स्पर्श रेखा तो अब हम क्या कहेंगे कि ए को बी डैश तक पहुंचने में कितना समय लगा, ए को बी डैश तक पहुंचने में उतना ही समय लगा, उतना ही मतलब टी समय लगा। यानी ए को बी डैश, देखो यहाँ बी को ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगा था, ए को बी डैश तक पहुंचने में भी टी समय लगा, तो ए को बी डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है, तब ए बी डैश बराबर क्या हो जाएगा। अब बताओ चाल क्या है, यहाँ पे चाल कितनी है v2, तो यहाँ से चाल हो गई v2, समय लगा t, तो ए बी डैश बराबर क्या आ गया v2t। बी ए डैश कितना था v1t, ए बी डैश v2t, बी ए डैश v1t। अब क्या है, हमें कुछ दिख रहा है, एक बी ए डैश, ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश क्या है, समकोणीय है। अगर यहाँ से तो साइन आई की वैल्यू निकालो, या आप कुछ ना लिखो, त्रिभुज ए बी ए डैश में हम सीधे साइन आई की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब, तो बी ए डैश, और ये तो कर्ण हो गए, ये क्या हो गई, आधार, ए डैश। इसके बाद त्रिभुज नीचे वाले में देखो ए बी डैश ए डैश में, ए बी डैश ए डैश में। अब बताओ साइन आर क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो लंब हो गया ए बी डैश बटे आधार क्या हो जाएगा, ए डैश। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दो। अब थोड़ा सा मैं मेट देता हूं ऊपर, अब क्या होगा, देखो साइन आई बटे साइन आर करोगे तो साइन आई बटे साइन आर क्या हो जाएगा, बी ए डैश बटे ए डैश, ए बी डैश बटे, तो ये बचेगा क्या, बी ए डैश बटे ए डैश, और बटे में क्या आ जाएगा, ए बी डैश बटे ए डैश, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा बी ए डैश बटे ए बी डैश। अब बताओ ए बी डैश क्या था, v2, और बी ए डैश क्या था, तो ये v2t है और ये v1t है, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 बटे v2। ये क्या हो गया, नियतांक, और यही क्या है, अपवर्तन का नियम है, यही अपवर्तन का नियम है। यही क्या है, अपवर्तन में साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 बटे v2 नियतांक है, यही क्या है, अपवर्तन का नियम है। क्यों, क्योंकि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, यही तो नियम था, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम यही तो था। स्नेल का नियम क्या आता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर n, तो n क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। तो ये क्या था, हाइगेंस के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या आप कैसे कर सकते हैं, आप इस नियम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज क्या देखेंगे हम, इसी में दूसरा पूछेगा परावर्तन की व्याख्या, कि परावर्तन की व्याख्या कैसे करोगे। तो हमें पता है कि अपवर्तन क्या हो, उसमें 2 माध्यम होते हैं, जबकि परावर्तन में सिर्फ एक ही माध्यम की जरूरत होती है। तो यहाँ ऐसे, तो यहाँ पे एक तरंगाग्र आती है ऐसे, और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकाल, दूसरी तरंगाग्र ऐसे आएगी, तो ये समतल तरंगाग्र कुछ ऐसे है,
पे लंब डाल देते हैं, यहाँ पे भी लंब डाल देते हैं। आप देखो, अगर ये तरंगाग्र क्या नाम देते हैं इसका, ए बी, ये हमारा ए डैश है, ये हमारा जेड डैश है, यहाँ से ये तरंगाग्र ऐसे निकल जाएगी। अब क्या करेंगे, ये वाली जब आगे बढ़ेगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये आगे पहुंच जाएगी, बहुत आगे चली जाएगी, तो ये क्या होगा, यहाँ से हम एक, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, हम यहाँ से खींचेंगे एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा बी डैश। तो ये परिवर्तन हुआ, तो ये बी डैश, तो यहाँ से पहले क्या हुआ, ये तरंगाग्र आगे बढ़ी, आगे तो यहाँ पे बी डैश, इसको हमने ऐसे चाप लगाया, चाप लगाकर उससे एक स्पर्श रेखा हमने बी डैश ए डैश। तो इसमें भी वैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल कितना है, ये आई है, ये ठीक है। अब क्या लिखेंगे, माना जेड डैश एक कौन सा परिवर्तक, यहाँ पे अपवर्तक नहीं परावर्तक पृष्ठ, माना जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर ए बी तरंगाग्र, ए बी समतल तरंगाग्र तिरछा क्या करती है, आपतित होती है, उसका पॉइंट ए परावर्तक पृष्ठ पर गिरता है तथा दूसरा पॉइंट बी ऊपर रहता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे गिर रहा है, तो ये क्या है कि ये समतल तरंगाग्र आगे बढ़ रही है, जब ये समतल तरंगाग्र आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा, तो ये हमने क्या किया, एक ए डैश बी डैश क्या खींचा, इस चाप के स्पर्श रेखा खींचा। तो हमने लिखा कि माना जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, इस पे तरंगाग्र ए बी चल रहा है, तो देखो टी समय, जब टी बराबर 0 रहेगा, जब समय 0, तो ये परावर्तक तरंगाग्र का एक बिंदु कहाँ पे है, परावर्तक पृष्ठ जेड डैश पे है। अब इसकी चाल माना तरंग की चाल v, अब क्यों हमने v माना, क्योंकि दो माध्यम तो है नहीं, सिर्फ एक माध्यम है, इसलिए तरंग की चाल v है। अब यहाँ से ये चलना स्टार्ट करती है, तो यहाँ लिखेंगे तरंगाग्र के बिंदु b को, ये इस बिंदु को a डैश तक पहुंचने में, b को a डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। अगर t समय लगता है तो यहाँ से b a डैश बराबर कितना हो गया, v इंटू टी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसके बाद अब देखो, जैसे ये आगे बढ़ती चली जाएगी तो तरंगाग्र जब आगे बढ़ेंगे तो ए और ए डैश के बिंदु आपस में टकराएंगे, और ए व ए डैश के बिंदु जब आपस में टकराएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होंगी, और द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होंगी तो उसकी वजह से गोली तरंगिकाएं जब उत्पन्न होंगी तो ए बी डैश को त्रिज्या मानकर, ए बी डैश को त्रिज्या मानकर, ए को केंद्र मानकर एक गोली चाप लगाते हैं, तो ए बी डैश, हमने क्या किया, ए बी डैश को एक चाप बनाया, तो अब जो गोली तरंगाग्र था बी डैश, यहां से ए को बी डैश तक पहुंचने, ए को बी डैश तक पहुंचने में भी टी समय लगेगा, और अगर ए को बी डैश तक पहुंचने में टी समय लगेगा तो दूरी कितनी, ए बी डैश, समय कितना है टी, और चाल कितनी है v, तो यहाँ से ए बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, वी टी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो दोनों को मिलाएंगे तो ए बी डैश बी ए डैश बराबर है किसके, वी टी के, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो ए बी डैश थी वो भी v चाल से टी समय में पहुंचता है, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है, और ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है, दोनों को समय कितना लगा, टी, चाल कितनी थी, v, क्योंकि एक ही माध्यम के हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ये वाला त्रिभुज दिख रहा है और दूसरा ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी व ए डैश, दूसरा त्रिभुज क्या लिखेंगे, ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश समरूप है। अगर समरूप है तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए बी ए डैश बराबर ए बी डैश,
ये हम पहले ही देख सकें क्योंकि दोनों VT के बराबर हैं, VT के बराबर हैं। इसके बाद अगर आप देखो तो ये कोण और ये कोण दोनों कितना है 90 डिग्री। तो कोण AB डैश व कोण AB डैश क्या है 90 डिग्री के हैं, यहाँ लिख देंगे समकोण। और इन दोनों में एक भुजा ये वाली A डैश क्या है, देखो इसमें भी A डैश आएगी, इसमें भी A डैश, यहाँ लिखेंगे A डैश उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और अगर ये तीनों उभयनिष्ठ है तो क्या बताओ ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABA डैश सर्वांगसम त्रिभुज AB डैश A डैश अतः। अब अतः क्या लिख देंगे, ये वाला त्रिभुज नाम देखो BAA डैश कोण BAA डैश, ये वाला आई कोण किसके बराबर होना चाहिए B डैश A डैश A के, B डैश A डैश A के। तो अगर ये बराबर होंगे तो बताओ BAA डैश किसके बराबर है, तो मैं ऊपर लिख देता हूं त्रिभुज AB डैश A डैश सर्वांगसम त्रिभुज AB डैश A डैश, ये दोनों सर्वांगसम है। और अगर सर्वांगसम है तो ये वाला कोण BAA डैश किसके सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम होगा इस वाले त्रिभुज के BA डैश और A के, B डैश A डैश A के। तो ये वाला कोण क्या है I, ये वाला कोण क्या है R, तो ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, अरे परावर्तन कोण। तो बताओ परावर्तन का नियम क्या बोलता है, परावर्तन का बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तो इस वाले नियम में हमें क्या प्रूव करना था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, यही तो सिद्ध करना था। हमने क्या सिद्ध कर दिया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, और हमने सिद्ध कर दिया। तो इससे हमें क्या होगा कि ये परावर्तन की व्याख्या हो गई। ये होता है हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो ये आएगा तो 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन कुछ परिभाषाएं एक नंबर में पूछ ली जाती हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कला संबद्ध स्रोत 1 नंबर में पूछा जाता है, कला संबद्ध स्रोत सिर्फ 1 नंबर में पूछा जाता है और कुछ भी नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, कला संबद्ध स्रोत क्या था, इसकी परिभाषा थी ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समान हो। बस सिंपल सी परिभाषा है, कला संबद्ध, ठीक है। यहाँ से कला संबद्ध मतलब समान, तो कला समान यानी कलांतर समान। तो ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समान होता है उनको क्या बोलते हैं, कला संबद्ध स्रोत बोलते हैं। अब 1 नंबर पाने के लिए क्या लिखेंगे, ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समान होता है उन्हें हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। अगर आप इतना लिखोगे, देखो इतना तो परिभाषा याद होनी चाहिए, लेकिन ये आप लिख सकते हो ना बाद में, इन्हें जिन्हें कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। और वैसे भी 1 नंबर का है तो 1 नंबर तो पूरा मिलेगा ही। इसके बाद हम आते हैं फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। तो क्या होता है, मान लो ये S एक बिंदु है, फिर इससे सेम दूरी पर 2 पॉइंट्स हैं। इसको नाम दे दो S1, इसका नाम दे दिया S2, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है D। अब क्या है, इससे D दूरी पर एक पर्दा लगा हुआ है। यहां से हमने एक पॉइंट रेखा खींच दी, इसका नाम दे दो O, ठीक है। यहाँ पे कहीं पॉइंट P दे दो, यहां से एक किरण निकली,
और दूसरा यहाँ से ये आएगी यहाँ पे, दूसरे से ये S1 से और ये S2 से तो मिला देंगे यहाँ से, और ये यहाँ से इसको हम मिला देंगे पथांतर निकालने के लिए। तो ये कोण हमारा कितना है थीटा, ये कोण हमारा कितना है थीटा, ये थीटा है और ये भी हमारा थीटा है। इस डिस्टेंस को हमने माना x है, ठीक है। ये हमारी कैपिटल D है और ये हमारी स्मॉल d। तो हमने क्या माना S क्या है, एक रेखा छिद्र है जिससे कुछ दूरी पर दो रेखा छिद्र S1 व S2 S से समान दूरी पर है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। उनसे कुछ दूरी पर एक पर्दा है, d दूरी पर एक पर्दा है, ठीक है। अब d दूरी पर एक पर्दा है, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या कि पहले से यहाँ से तरंग निकली इस पॉइंट P तक, दूसरे से तरंग निकलेगी तो पॉइंट P तक पहुंची, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो पथांतर है। कुछ ना कुछ पथांतर निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे इसको नाम दे दिया, हमने इसको मिलाया यहाँ से तो 90 डिग्री पे। तो देखो यहाँ पे S2A, ये पथ का अंतर इतना है, S2A बराबर क्या हो जाएगा, S2A बराबर हो जाएगा S1P है और S2P है, तो S2P माइनस S1P, ये क्या हो गया, पथांतर हो गया। पथांतर क्या हो गया, S2A, ये वाला इतना बचा पथांतर, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हो गए लगभग, ये बराबर, तो अगर हम इस पूरे से इसको घटा दें तो S2A निकल आएगा। तो S2A बराबर क्या आ गया, S2P माइनस S1P। तो यहाँ पे पथांतर कितना आ गया, S2A बराबर S2P माइनस S1P। इस पूरे से हमने इसको घटा दिया तो ये S2A निकल आएगा पथांतर। तो अगर पथांतर आ गया तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये वाला PCO, ये त्रिभुज PCO और एक त्रिभुज ये वाला। तो त्रिभुज S1 S2A व दूसरा त्रिभुज PCO समरूप है। तो अगर ये समरूप है तो लिखेंगे S1 S2 बटे पथांतर क्या हो जाएगा, S2A बटे S1 S2 बराबर, यहाँ पे हमारा क्या है S2A, ये वाला हमने क्या लिया और इसके बाद क्या लिया है S1 S2, एक लिया हमने S2A, एक लिया हमने S1 S2। तो अब बताओ अगर हमने S2A इसमें लिया तो आधार इसमें क्या है OP, तो यहाँ OP बटे इसका आधार क्या हो जाएगा CO, OP बटे CO, ये हमारा आ गया। लेकिन अब हम एक क्या लिख सकते हैं कि जो ये लेंथ है D, ये अगर इसकी तुलना में देखो बहुत बड़ी है, यानी S1 S2 की तुलना में CO बहुत बड़ी है। देखो हम देख सकते हैं कि अगर हम इस वाली लेंथ को देखें और इस वाली लेंथ को देखें तो ये बहुत ज्यादा बड़ी है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये लगभग CP के बराबर है, इसको हम लगभग CP के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे S2A बटे S1 S2 बराबर OP बटे CP, ठीक है, इसको हम लगभग बराबर मान लेते हैं। तो अगर हमने बराबर मान लिया तो पुट कर देंगे वैल्यू। S2A क्या था, पथांतर, तो पथांतर कितना है S2P माइनस S1P है, तो उसको अभी हमने लिखेंगे, तो यहाँ पे S2A लिखा रहने दो। S1 S2 कितनी है D, OP कितना है X। आप बताओ CP कितना ले, तो CP हम ये लेंगे CO, आप चाहो तो CO ही लिखा रहने सकते हो, यहाँ पे सीधे हमको कैपिटल D मिल जाएगा। तो यहाँ से S2A निकालो, S2A बराबर हो जाएगा XD बटे कैपिटल D। अब जैसे ही हमें पथांतर मिल गया, ये क्या था पथांतर, तो हमें सबसे पहले फिर चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य निकालना है। अभी हमने क्या निकालना है, सिर्फ हमने निकाला है पथांतर। अब दो चीजें निकालेंगे, एक होता है दीप्त फ्रिंज, एक होता है अदीप्त फ्रिंज। तो यहाँ लिखेंगे, इसको मेट देते हैं, इसको मैं मेटे दे रहा हूं। दीप्त फ्रिंज, तो देखो दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होना चाहिए,
भाई 0 हो सकता है, लेमडा हो सकता है, 2 लेमडा हो सकता है, 3 लेमडा हो सकता है, यानी हम क्या लिख देंगे पथांतर को m लेमडा। क्यों हमने लिखा भाई? हमने m इसलिए लिखा, अब यहाँ पे हम लिख देंगे m बराबर 0 1 2 3 डैश। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी m d लेमडा बटे d। पहला फार्मूला m d लेमडा बाई d। अगर अदीप्त, अब इसमें m बराबर 0 पे क्या मिलेगा? m बराबर 0 पे दीप्त फ्रिंज मिलेगा, वो भी केंद्रीय। इसके बाद m बराबर 1 पर पहली दीप्त फ्रिंज मिलेगी, m बराबर 2 पर दूसरी दीप्त फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है दीप्त फ्रिंज के लिए तो x बराबर m d लेमडा बाई d, जहाँ पे m 0 1 2 3, m बराबर 0 पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, m बराबर 1 पर पहली और m बराबर 2 पर दूसरी दीप्त फ्रिंज मिलेगी। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है अदीप्त फ्रिंज के लिए, अगर अदीप्त फ्रिंज के लिए पूछेगा क्या होगा, तो पथांतर उसके लिए क्या हो जाएगा? 1/2 लेमडा, 3/2 लेमडा, 5/2 लेमडा, ऐसे होता है। तो वहां पे हम क्या लिख देंगे? m माइनस 1/2 लेमडा बराबर एक्स डी बटे डी, क्योंकि हमारा क्या यहाँ पे पथांतर कितना हो जाएगा? m माइनस हाफ, क्योंकि 1 से कम हुआ, ये 2 से कम हुआ, 3 से कम हुआ, सब में आधा कम हो रहा है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी m माइनस 1/2 डी लेमडा बटे डी। एक फार्मूला ये आ गया। ये किसके लिए? अदीप्त के लिए है। ये किसके लिए है? दीप्त के लिए। अब इसी से हम क्या निकालेंगे? फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई कैसे निकालेंगे? देखो, अब लेमडा नाप सकते हो, लेमडा निकालना है तो क्या? एक्स डी बटे एम माइनस हाफ इंटू डी। अब हमें फ्रिंज चौड़ाई निकालना है, तो अगर फ्रिंज चौड़ाई निकालना है तो किसी दीप्त के लिए और किसी अदीप्त के लिए, तो माना एक दीप्त के लिए x+1 है, दूसरी xm मान लो, तो xm+1 क्या हो जाएगी? अगर हमें m+1 निकालना है तो m+1 डी लेमडा अपॉन डी हो जाएगा। अगर हमें xm निकालना है तो ये हो जाएगा m d लेमडा बाई डी हो जाएगा। अब हमें निकालना है फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? xm+1 माइनस xm, ये हो जाएगा m+1 डी लेमडा बाई डी माइनस m d लेमडा बाई डी। अब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से डी लेमडा बाई डी कॉमन हो जाएगा, तो डी लेमडा बाई डी कोष्टक में m+1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल, तो यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से फ्रिंज चौड़ाई, इसको w से डिनोट करते हैं, फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी w बराबर आ जाएगा डी लेमडा बाई डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, w बराबर डी लेमडा बाई डी। तो फ्रिंज चौड़ाई नापकर आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है इनके बीच में पथांतर कितना है। पथांतर निकालने के लिए S2A बराबर हो जाएगा S2P माइनस S1P, और जब हमारा पथांतर निकल आता है तो पथांतर हमारा पथांतर आया था S2A बराबर XD अपान कैपिटल D। अब देखेंगे कि पथांतर दीप्त फ्रिंज के लिए कितना होता है, तो दीप्त फ्रिंज के लिए m लेमडा, क्योंकि 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, m की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। अब m बराबर 0 पर हमें दीप्त वो भी केंद्रीय मिलेगी, m बराबर 1 पर पहली, m बराबर 2 पर 3, इस पर m बराबर 3 पर तीसरी, m बराबर 4 पर चौथी। अदीप्त के लिए क्या होता है? 1/2 लेमडा, 3/2 लेमडा, 5/2 लेमडा, इन पर हमें क्या मिलती है? अदीप्त मिलती है, अदीप्त फ्रिंज मिलती है। इसलिए m देखो ये सभी 1/2 से कम है, 1 माइनस 1/2, 1/2 मिलेगा, 2 माइनस 1/2 हमें 3/2 मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे? माइनस हाफ लेमडा, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू 1 2 3 4 सब कुछ हो सकती है, 0 नहीं हो सकती, यहाँ पे 1 2 3 4 हो सकती है। जैसे तो x बराबर m माइनस 1/2 डी लेमडा बाई डी, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई। अब क्या है कि हमें कैलकुलेट करना है क्या? फ्रिंज चौड़ाई। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी भाई? पहली दीप्त, एक दीप्त फ्रिंज निकाल लो, दूसरी दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से इनकी दूरी ये है और एक की दूरी ये है, तो अगर इसको इससे माइनस कर दो तो हमें मिल जाएगा कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो फ्रिंज चौड़ाई xm+1 माइनस xm, तो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा डी लेमडा बाई डी। तो w बराबर आ जाएगा डी लेमडा बाई, ये क्या है? फ्रिंज विड्थ है। फ्रिंज विड्थ मतलब फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? दो दीप्त फ्रिंज, मान लो एक ये दीप्त फ्रिंज बनी, दूसरी दीप्त फ्रिंज ये बनी भाई, इन दोनों के, तो ये पहले ये 3 4 थी, तो ये दीप्त फ्रिंज, ये दीप्त फ्रिंज, तो इनके बीच में जो चौड़ाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिंज चौड़ाई। तो अगर जो फ्रिंज चौड़ाई आई उसको क्या हो जाएगा? w बराबर डी लेमडा बाई डी। तो ये फार्मूला होता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।